है एवरीवन, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि नेशनल इमरजेंसी कैसे लगती है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है कंट्री के ऊपर, और हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उस पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, भारत में अभी नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है। एक 1962 में इंडिया और चाइना का वार में, और 1971 में इंडिया और पाकिस्तान, और एक 1975 में इंटरनल डिस्टरबेंस जिसमें इंदिरा गांधी उस केस में हुआ था। तो 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था जब युद्ध, उस समय आपका नेशनल इमरजेंसी लगा था। और 1971 में इंडिया और पाकिस्तान में, और 1975 में इंटरनल डिस्टरबेंस में। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो हम लोग। तो नेशनल इमरजेंसी हमारा टॉपिक है ये, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड क्या होता है, किस बेसिक्स पर नेशनल इमरजेंसी लगती है देश के अंदर। तो नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए एक कंट्री के अंदर उसका कुछ ग्राउंड होता है, जैसे कि वार और एक्सटर्नल एग्रेशंस और आर्म रिवेलियंस। देखिए, वार क्या होता है, जैसे कि आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब वार हुआ तो नेशनल इमरजेंसी लगा। तो फॉर्मल डिक्लेरेशंस, यानी फॉर्मल डिक्लेरेशन जब होता है एक दूसरे के कंट्री के बीच में, तो वार का रूप हो जाता है। और एक्सटर्नल एग्रेशंस, जिसमें बिना फॉर्मल डिक्लेरेशंस का और कोई कंट्री दूसरे कंट्री पर हमला करता है, तो एक्सटर्नल एग्रेशंस हो गया। और आर्म रिपेलियंस क्या होता है, देखिए आर्म रिबेलियन क्या हो गया। तो आर्म रिबेलियंस जैसे कि हमारे देश के अंदर 3 सेनाएं हैं, यानी 3 आर्म फोर्सेस है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक दूसरे में अगर आर्म रिबेलियंस होता है, दंगा कर देते हैं लोग, तो यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा सकता है। तो नेशनल इमरजेंसी को हम प्रोक्लेम करते हैं, उसको लगाते हैं, तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है। कोई भी नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए पास सिर्फ प्रेसिडेंट्स को ही पावर है, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट जो है एक देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेरेशन करता है, ठीक है। तो इसका आप सभी जान गए कि वार क्या, जैसे कि आप मैंने बताया कि नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड क्या होता है। तो वार हो गया, याद रखिएगा, एक्सटर्नल एग्रेशंस हो गया, और आर्म रिबेलियंस हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है हमारा एमसीक्यू में, जैसे आप एसएससी सीजीएल या सीडीएस जैसे एग्जामिनेशन का जब प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन आता है कि जीएस के अंदर, बेसिकली पॉलिटी के अंदर था क्वेश्चन कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स, जैसे क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड है। तो वहाँ पर आपका ऑप्शन दे सकता है फंसाने के लिए, जैसे कि एक्सटर्नल एग्रेशंस दे देगा, पॉलिटिकल इशू दे देगा, या बेसिस ऑफ वार दे देगा। तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो उसको आंसर दे सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ग्राउंड पता चल गया आप लोगों की किस बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी लगता है, और इंडिया में कितनी नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है मैंने अभी सबको बता चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम पीडीएफ में जाते हैं, पीपीटी में। तो यह स्टार्ट इस पीपीटी में देखेंगे हम लोग कि नेशनल इमरजेंसी किस तरह प्रेसिडेंट एक लगाता है। देखिए, कोई भी नेशनल इमरजेंसी लगाने के तहत प्रेसिडेंट को कैबिनेट, यानी जो भी कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है उसके तहत उनको मीटिंग करना पड़ता है, उनको दिया जाता है। तो फर्स्ट टाइम जो होता है उसका रिटन कॉन्सोलेट जो होता है, कॉन्सेंट होता है, वो कैबिनेट्स को दिया जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट देगा हमारा, जिसमें अगर कोई भी इमरजेंसी को देश के अंदर अगर लगी हुई है उसको बढ़ाना है, जैसे कि 6 मंथ पर बढ़ता है तो अप्रूवल होता है। तो कोई भी एक्सटेंशन, उसका एक्सटेंशन होगा नेशनल इमरजेंसी का, तो उसका सबसे पहले आपका 2/3 यानी 2/2 उसका मेजोरिटी होना चाहिए पार्लियामेंट में, ठीक है। तो 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट आप सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट कैसे बनता है, सांसद जो होता है, प्रेसिडेंट्स, लोकसभा राज्यसभा से एक पार्लियामेंट्स बनता है, ठीक है। अप्रूव्ड होता है 6 मंथ पर, ये एक्सटेंशन होता है। उसका मैक्सिमम लिमिट कोई लिमिट नहीं है, कितना भी समय तक ये नेशनल इमरजेंसी भारत में रह सकता है। तो मैंने आप सभी को बताया कि नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है, जैसे कि इंडिया चाइना वार 1962 में, और इंडिया पाकिस्तान वार 1971 में, और इंटरनल डिस्टर्बेंस 1975 में, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी जब भारत में लगती है तो उससे हमारा जो फंडामेंटल्स यानी मौलिक अधिकार है, वो कुछ इशू जो होता है उसका रद्द किया जाता है, यानी उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। फंडामेंटल राइट्स आप सभी जानते हैं कि इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक लॉफुल होता है, यानी कि आप कोई भी व्यक्ति अगर आपका फंडामेंटल राइट को भंग करता है तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं, उसके प्रति एक कंप्लेन कर सकते हैं। तो यानी फंडामेंटल राइट्स
जो हमारा कुछ जब नेशनल इमरजेंसी जब भारत में लगता है इंडिया में, तो फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स को रद्द किया जाता है। तो चलिए कौन सा फंडामेंटल राइट्स है वो हम जानेंगे पहले। तो देखिए, अब हम दूसरे स्लाइड्स में जाते हैं। जैसे कि इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी पहले जान लेंगे, इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या होती है। देखिए आर्टिकल 358 यानी फ्रीडम, आर्टिकल 358 के अंदर फ्रीडम है, प्रेसिडेंट को फ्रीडम है कि आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया जाए ऑटोमेटिकली। तो आर्टिकल 19 मैं बता देना चाहता हूँ कि आर्टिकल 19 क्या है। देखिए आर्टिकल 19 में आपको बताया गया है कि आप किसी भी देश के अंदर, यानी एक देश के अंदर, किसी भी देश के कहने का मतलब है कि इंडिया के अंदर आप रहने का और एसोसिएशंस और यूनियन बनाने को और एक जगह से दूसरे जगह जाने का और कहीं सेटल होने का अधिकार देता है ये फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1949 का है। देखिए आर्टिकल 19 जो यहाँ पर लिखा गया उसके अंदर 6 पॉइंट है जो आप सभी को ध्यान से याद रखना होगा कि आखिर आर्टिकल 19 सस्पेंड होती है तो इसमें होता क्या है, तो ये पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए तो आर्टिकल 19 में फर्स्ट है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। हर एक भारतीय को एक अधिकार है कि वो अपना बात को दूसरे के प्रति प्रकट कर सके, स्पीच दे सके और उसका एक्सप्रेशन जाहिर कर सके। दूसरा पॉइंट है कि टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, वो अपना असेंबली बना सकते हैं पीसफुली विदाउट आर्म्स। थर्ड है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन, उसको भारत में कहीं भी अपना एसोसिएशंस एंड यूनियन बनाने का अधिकार है। डी पॉइंट्स है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, वो फ्रीली किसी भी भारत में किसी भी जगह घूम सकता है फ्रीली। ई पॉइंट है टू रिसाइड्स एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड ओमिटेड द प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और कैरी एन ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस, भारत में किसी प्रकार का ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ये आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है। तो नेशनल इमरजेंसी जब भारत में लगती है तो ये आर्टिकल 19 जो है इसको रद्द किया जाता है। इसका यानी कि कहने का मतलब है कि सस्पेंड कर दिया जाता है इसको। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का बाई फ्यूचर ऐसा होना, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर हमारे देश के में वार घोषित होता है, डिक्लेरेशंस होता है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो कहता है कि आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 19 के अंदर आप एक जगह से दूसरे जगह घूमने का पूरा अधिकार दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देता है। तो जैसे आर्टिकल 19 के तहत एक व्यक्ति कहता है, क्योंकि हमारे देश में सपोज दैट अगर हमारे देश में एक इंटरनेट डिस्टर्बेंस है या कुछ वार डिक्लेरेशंस होता है दूसरे कंट्री के प्रति, तो जैसे एक व्यक्ति है वो कहता है कि मुझे वैष्णो देवी जाना है घूमने, वैष्णो देवी दर्शन करने जाना है। तो भाई यहाँ पर समझने का क्वेश्चन है कि अगर इंडिया के अंदर वार डिक्लेरेशन से और एक व्यक्ति कहता है कि मुझे दर्शन करने जाना है, माता जी नाराज़ हो जाएगी। तो अब बताइए यहाँ पर आर्टिकल 19 के तहत वो चूँकि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा वो लॉफुल होता है, यानी कि एक व्यक्ति का अगर फंडामेंटल राइट्स कोई भंग करता है तो सीधे हाई कोर्ट में प्रेजेंट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो अपने केस को लेकर प्रकट हो सकता है, वो बोलेगा कि मुझे वैष्णो देवी जाना है। अब देश में क्या हुआ है उसको क्या पता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। मान लीजिए कोई साइको आदमी वो बोला कि नहीं हमको वैष्णो देवी घूमने जाना है, तो आर्टिकल 19 का यूज़ करके वो कोर्ट में जाता है और बोलता है कि मुझे वहाँ जाने नहीं दिया जाता है, मेरा ये आर्टिकल को भंग किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट उसको रद्द कर देता है। आर्टिकल 19 के अंदर जो भी 6 पॉइंट है हमारा उसको रद्द कर दिया सकता है। ठीक है, तो मैंने आप सभी को आशा है कि इस एग्जांपल से आप समझ चुके होंगे कि आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 को कैसे भंग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप सभी को यहाँ पर बता रहा था इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इसका नेशनल इमरजेंसी का क्या इफेक्ट होता है। देखिए आर्टिकल 358 द फ्रीडम्स ऑफ 19 सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली। And second point है article according to article 358 when a proclamation of the nation emergency is made, 6 fundamental rights under article 19 and automatically suspended. Article 90 is automatically revived after the expiry of emergency। जैसे हमारा इमरजेंसी, जैसे इंडिया में जब इमरजेंसी लगी, सपोज नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, मान लेते हैं नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है और आर्टिकल 19 जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, तो जब तक नेशनल इमरजेंसी रहा तब तक ये आर्टिकल 90 को सस्पेंड किया जाएगा, और जैसे ही हमारा नेशनल इमरजेंसी रद्द होता है तो ये एक्सपायरी हो जाता है, यानी कि आर्टिकल 90 ऑटोमेटिकली आपको फिर से मिल जाती है। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 359 हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 359 एंड अदर फंडामेंटल राइट्स में बी सस्पेंड, बट आर्टिकल 20 एंड 21 में नॉट बी सस्पेंडेड एनी कंडीशंस। देखिए आर्टिकल 20 एंड 21 जो है हमारा वो सस्पेंड किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता। ये हमारा प्रेसिडेंट के अंदर, मतलब प्रेसिडेंट की इशू पर डिपेंड करता है कि एक कंट्री के अंदर ये आर्टिकल 20 एंड 21 को डिक्लेरेशन किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 19 जो है उसको सस्पेंड किया जाता है नेशनल इमरजेंसी के अंदर। देखिए इसमें लिखा है पॉइंट, आप इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 20 एंड 21 नॉट बी सस्पेंडेड एनी कंडीशंस। देखिए कोई भी नॉट बी सस्पेंडेड एनी कंडीशंस अकॉर्डिंग टू 359 अदर फंडामेंटल राइट में बी सस्पेंडेड, बट आर्टिकल 20 एंड 21 में नॉट बी सस्पेंडेड एनी कंडीशन में नॉट बी सस्पेंडेड नहीं भी हो सकता है ये एनी कंडीशंस के। और देखिए जो इसका लोकसभा और राज्यसभा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए टेन्योर जो कार्यकाल होता है लोकसभा का वो एक्सटेंडेड 1 ईयर और 1 टाइम्स ऑफ एनी नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ सकता है। एंड देखिए नेशनल इमरजेंसी का इम्पैक्ट सबसे बड़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फुल पावर आ जाता है, यानी सेंट्रल पावर गिव्स द एनी इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्टेट। सेंट्रल पावर के पास पूरा अधिकार हो जाता है किसी भी स्टेट को देने का, कुछ लॉज बनाने का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स गिव द एनी इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट, एक स्टेट को दे सकता है। तो इस वीडियो में मैंने सभी को बताया, आप सभी को बताया दोस्तों नेशनल इमरजेंसी क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है और भारत में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। तो जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियोज़ आएगा तो इसमें आप सभी को बताएंगे। नेशनल इमरजेंसी आप सभी को पता है कि 3 प्रकार की होती है। एक होता है कि आपको, एक ये सबको पता है कि नेशनल हो गया, एक हो गया फाइनेंशियल हो गया, और थर्ड क्या हो गया आपका स्टेट हो गया, स्टेट इमरजेंसी हो गया। ठीक है, इमरजेंसी हो गया। तो ये नेशनल आप सभी को पढ़ लिए और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बता देंगे फाइनेंशियल के बारे में वीडियो आ जाएगा। थर्ड में आपका स्टेट इमरजेंसी के ऊपर वीडियोस आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो में बने रहने के लिए। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए।